बात करने वाले हैं लेबनान की। एक ऐसा देश जिसकी पहचान को उसके छोटे लेकिन कह सकते हैं बड़े ही नाटकीय भूगोल ने गढ़ा है। तो चलिए साथ मिलकर देखते हैं कि ये सब कैसे हुआ। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना कि कोई देश अपनी चौड़ाई से करीब करीब 3 गुना ज्यादा लंबा हो। लेबनान, जो भूमध्य सागर के पूर्वी किनारे पर बसा है, ठीक वैसा ही है। और जानते हैं, यही अनोखा आकार उसकी जबरदस्त विविधता की असली वजह है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर इतनी छोटी सी जगह में इतनी सारी प्राकृतिक और ऐतिहासिक विविधता समाई कैसे है। सोचिए, लेबनान का एरिया सिर्फ 10,000 वर्ग किलोमीटर से थोड़ा ही ज्यादा है, लेकिन यहां आपको पहाड़ मिलेंगे, हरी भरी घाटियां हैं, पुराने ऐतिहासिक शहर हैं और एक लंबा चौड़ा समुद्र तट भी। सब कुछ है। चलिए इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो लेबनान को समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि इसे 4 अलग-अलग भौगोलिक पट्टियों यानी स्ट्राइप्स के तौर पर देखा जाए। ये चारों पट्टियां उत्तर से दक्षिण की तरफ एक दूसरे के साथ-साथ चलती हैं, और सच कहें तो यही पट्टियां इस देश के पूरे चरित्र को बनाती हैं। तो हमारा ये सफर शुरू होगा भूमध्य सागर के तट से, मतलब कोस्टल प्लेन से। वहां से हम चढ़ेंगे माउंट लेबनान की ऊंचाइयों पर, फिर उतरेंगे बेका वैली की उपजाऊ जमीन में और आखिर में पहुंचेंगे एंटी लेबनान रेंज की सरहद तक। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके संकरे तटीय मैदान की, जो सदियों से व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है। लेकिन जैसे ही आप तट से थोड़ा अंदर जाते हैं, जमीन तेजी से, मतलब बहुत तेजी से ऊपर उठने लगती है और आप सीधा माउंट लेबनान रेंज की ऊंचाइयों की तरफ बढ़ने लगते हैं। और चढ़ते चढ़ते हम पहुंच जाते हैं कुर्नत अस-सौदा पर। इसकी ऊंचाई है 3088 मीटर। ये सिर्फ लेबनान का ही नहीं, बल्कि पूरे लेवांत रीजन का सबसे ऊंचा पॉइंट है। पर जानते हैं, इसकी ऊंचाई से भी ज्यादा दिलचस्प कहानी इसके नाम में छुपी है। देखिए, इस चोटी का नाम ना इस इलाके के उथल पुथल भरे इतिहास की कहानी कहता है। इसका जो ओरिजिनल सीरियाई नाम था वो था कोर्नेत सोहदे, जिसका मतलब है शहीदों की चोटी। ये नाम 13वीं सदी के उन सैन्य अभियानों की याद दिलाता है। फिर वक्त के साथ अरबी में ये नाम बदलकर हो गया कुर्नत अस-सौदा, यानी काला कोना। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे भूगोल और इतिहास एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अच्छा, अब पहाड़ों से नीचे उतरते हैं और चलते हैं बेका वैली की तरफ। ये घाटी, जो माउंट लेबनान और एंटी लेबनान पहाड़ों के ठीक बीच में है, इसे देश का कृषि और ऐतिहासिक दिल कहा जा सकता है। रोमन साम्राज्य के जमाने में यह घाटी पूरे रोमन सीरिया के लिए एक तरह से अन्न भंडार का काम करती थी। हजारों सालों से इसकी उपजाऊ जमीन ने न सिर्फ बड़ी बड़ी सभ्यताओं को पाला है, बल्कि ये एक बहुत ही जरूरी रणनीतिक रास्ता भी रही है। और आज भी बेका लेबनान का सबसे बड़ा एग्रीकल्चरल हब है। मतलब अपनी वो अन्न भंडार वाली भूमिका आज भी निभा रहा है। यहाँ शैटो कासारा जैसी दुनिया भर में मशहूर वाइनरीज हैं। लेकिन बात सिर्फ अंगूरों की नहीं है। यहाँ गेहूं, जौ, जैतून, सेब, मतलब कई तरह की फसलें उगती हैं। और साथ ही ये पशुपालन का भी एक बड़ा सेंटर है। और हाँ, बालबेक को तो कोई भूल ही नहीं सकता। यहाँ मौजूद विशाल रोमन खंडहर इस बात का जीता जागता सबूत है कि ये घाटी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण रही है। आज भी ये दुनिया भर से टूरिस्ट को अपनी तरफ खींचते हैं। चलिए, अब इस घाटी के शानदार इतिहास से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके सबसे कीमती संसाधन पर पड़ रहे आज के दबावों की। और वो संसाधन है पानी। लेबनान की नदियां, जो उसकी लाइफलाइन है, वो आज बहुत बड़े खतरे में हैं। इस नक्शे में लेबनान का पूरा नदी सिस्टम दिखाई दे रहा है। यहाँ कुल 14 मुख्य नदियां हैं और ये सभी देश के पहाड़ी इलाकों से ही निकलती हैं। यही नदियां देश के लिए पानी का मेन सोर्स हैं। लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, आज इनके सामने कई बड़ी बड़ी चुनौतियां खड़ी हैं। ये जो टेबल है, ये एक बहुत बड़ी समस्या की तरफ इशारा करती है। देखिए, अबू अली नदी, जो एक तरह से हेल्दी नदी है, वो अपने हिस्से की 72% बारिश के पानी को डिस्चार्ज करती है। वहीं दूसरी तरफ देश की सबसे बड़ी नदी लितानी इतना ज़्यादा दबाव झेल रही है कि वो सिर्फ 17% ही डिस्चार्ज कर पाती है। इसका मतलब साफ है, बहुत सारा पानी इस्तेमाल होने से पहले ही कहीं खो जा रहा है। तो सवाल यह है कि ये पानी आखिर जाता कहाँ है? इसका जवाब छिपा है देश की ढलानदार जमीन में। होता क्या है कि पानी पहाड़ों से इतनी तेजी से नीचे बहता है कि उसे इस्तेमाल करने या कहीं स्टोर करने का मौका ही नहीं मिलता, और इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधा बहकर समुद्र में चला जाता है। पानी का ये नुकसान सिर्फ प्राकृतिक वजह से नहीं हो रहा, इसके पीछे कुछ इंसानी वजह भी हैं।
ये तस्वीर देखिए, इसमें दिख रहा है कि कैसे नदियों से अवैध तरीके से पानी निकाला जा रहा है, जो वहाँ एक आम बात है। इस तरह की जो अनकंट्रोल्ड पंपिंग है, वो पानी के इन जरूरी स्रोतों पर और भी ज्यादा बोझ डाल रही है। और अब शायद सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा, लितानी नदी के 250 मिलीलीटर पानी में फीकल कॉलिफॉर्म का लेवल 1,80,000 पाया गया है। समझने के लिए बता दें कि इसका सुरक्षित स्टैंडर्ड 0 होना चाहिए। 0। ये एक नंबर ही ये बताने के लिए काफी है कि वहां प्रदूषण का संकट कितना गहरा है। पानी की समस्या तो है ही, लेकिन इसके अलावा भी लेबनान को कई दूसरे प्राकृतिक खतरों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर जो जियोलॉजिकल रिस्क्स हैं और उनसे निपटने की जो इंसानी कोशिशें हैं, उनके बीच हमेशा एक खिंचाव, एक तनाव बना रहता है। एक टर्म है कोस्ट साइज्मिक लैंडस्लाइड। इसका मतलब है वो लैंडस्लाइड जो भूकंप के झटकों की वजह से होता है। अब चूंकि लेबनान एक ऐसे जोन में है जहां भूकंप का खतरा बहुत ज़्यादा है और यहाँ की ढलानें भी बहुत खड़ी हैं, तो ये भूकंप से होने वाले लैंडस्लाइड्स के लिए एक बहुत ही वल्नरेबल जगह बन जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ खतरे ही हैं, उम्मीद भी है। ये स्लाइड एक बहुत ही नाजुक बैलेंस को दिखाती है। एक तरफ हैं प्राकृतिक खतरे जैसे भूकंप और लैंडस्लाइड, तो वहीं दूसरी तरफ हैं वैज्ञानिक कोशिशें जैसे कि हैजर्ड मैपिंग और एडवांस्ड रिस्क असेसमेंट। ये सब लगातार किया जा रहा है ताकि लेबनान के लोगों और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाया जा सके। तो हम इसी बड़े सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। लेबनान विरोधाभासों का देश, जिसने इतिहास में हर मुश्किल मोड़ पर जबरदस्त रेजिलियंस मतलब लचीलापन दिखाया है। पर सवाल यह है कि क्या इसकी ये पुरानी सहन शक्ति आज के जमाने की चुनौतियों जैसे प्रदूषण, पानी की कमी और जियोलॉजिकल अस्थिरता का सामना कर पाएगी। लेबनान का भविष्य इसी नाजुक बैलेंस पर टिका है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।